नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे 10वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस सेट में कुल 80 प्रश्न होंगे और इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा जनरल स्टडीज़ के प्रश्न डाले गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके लाइक और कमेंट्स ही आगे के वीडियो को अपलोड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योग की सूची में शामिल किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 2013 में प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योग की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में पहली बार किस देश ने एक राष्ट्रीय योजना पर विचार किया और उसे अपनाया था? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, सोवियत संघ ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, एम विश्वेश्वरैया अर्थात मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन के विचारों में शामिल है या हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनके विचारों में जो शामिल है वो लोकतांत्रिक पूंजीवाद, श्रम का पूंजी की ओर श्रम का कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण तथा राष्ट्रीय आय बढ़ाने पर बल दिया जाना शामिल है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक योजना ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया था? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, गांधीवादी योजना ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति की निगरानी का कार्य योजना आयोग को सौंप दिया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना को यह कार्यभार सौंप दिया गया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका जो कार्यकाल रहा है वो 2002 से 2007 तक रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके अंग नहीं थे? विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो थे राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके सदस्य नहीं थे, परंतु 7 अक्टूबर 1967 को कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसके द्वारा एनडीसी का पुनर्गठन किया गया तथा उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के सभी सदस्यों को इसका सदस्य मान लिया गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, यह 1993 यानी 1993 में से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, 2002 से 2001 के बीच में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कोर मुद्रास्फीति की गणना के लिए विचार नहीं किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी और सी पर, यानी खाद्य वस्तुएं और ऊर्जा पर मुद्रास्फीति की गणना के लिए विचार नहीं किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी, उच्च स्तर पर बेरोजगारी तथा उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में जब मुद्रास्फीति होती है तो उसके प्रभाव में उधारदाताओं को हानि होती है तथा उधारकर्ताओं को लाभ होता है, कुल मांग में वृद्धि होती है और ऋण लागत में गिरावट आती है। तो ये सभी प्रभाव जो है ये देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। WPI और CPI दोनों को केवल अंकों में दिखाया जा सकता है, प्रतिशत में नहीं, ये गलत है। इसको अंकों के साथ साथ प्रतिशत के साथ साथ अंकों में भी प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वीं कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ई, क्योंकि
जो भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही हैं। ठीक है, और पूछा गया कौन से कथन सही है, तो जो भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी के सभी सही हैं। जैसे छोटे और सीमांत किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक भारत के समस्त किसानों के 10% से 80% से अधिक है, ये भी सही है। समस्त किसानों को एक साथ रखने पर औसत जोत का आकार घटकर 1.08 हेक्टेयर रह जाता है, ये भी सही है। छोटे और सीमांत किसानों के पास फसल क्षेत्र का 50% से भी कम हिस्सा है, ये भी सही है। और 10 हेक्टेयर है इससे अधिक जोत वाले किसानों की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इस विकल्प का सही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण जोत की जो खेतें हैं वो कम होती जा रही है, और लोग घर निर्माण के लिए या और भी औद्योगिक क्षेत्रों में खेतों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार से जोत की खेत जो है वो कम होती जा रही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हरित क्रांति का घटक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जैविक खाद जो है वो हरित क्रांति का घटक नहीं है। उर्वरक है, बीजों की बौनी किस्म है, उर्वरक है, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक और रोगाणुनाशक, ये सभी हरित क्रांति के घटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहा जाता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ए हो जाएगा, यह कृषि बाजार में सरकार की ओर से गैर हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। ये गलत है, गैर हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि सरकार अगर हस्तक्षेप करती है तो ये किसानों के हित के लिए ही करती है। इस प्रकार से ये विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्य स्थिरीकरण कोष निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, या 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, 1964 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, WTO के अनुसार ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि सब्सिडी क्या है, निषिद्ध है या कम की जानी चाहिए या की अनुमति है या केवल सीमित खाद्य फसलों के लिए उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, WTO के अनुसार ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि सब्सिडी की अनुमति है। और इसके अलावा अगर बात करें एम्बर बॉक्स की, इसमें 3-4 प्रकार के बॉक्स होते हैं, जैसे ग्रीन बॉक्स हो गया, एम्बर बॉक्स है, लाल बॉक्स है, ब्लू बॉक्स एक होता है। तो इसी प्रकार से ग्रीन बॉक्स का मतलब होता है कि कृषि सब्सिडी की अनुमति है, वहीं पर एम्बर बॉक्स का मतलब होता है कि इसके तहत कृषि सब्सिडी कम दिया जाना चाहिए, और लाल बॉक्स के तहत कृषि सब्सिडी निषेध कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि की अनुमति है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 2013 में से अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं और इससे संबंधित राज्यों के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इस एक करके योजनाओं को देखते हैं और उसके बाद इसका सही आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। कालिया जो योजना है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक राज्य की योजना है, ये गलत है, कर्नाटक राज्य की योजना नहीं है, ये उड़ीसा राज्य की योजना है, उड़ीसा राज्य की योजना है। और कृषक बंधु योजना ये पश्चिम बंगाल की योजना है, ये सही है। रायथू भरोसा यह आंध्र प्रदेश की योजना है, ये भी सही है। तथा रायथू बंधु यह तेलंगाना की योजना है, ये भी सही है। अर्थात विकल्प ए जो है यही एक गलत है और ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, MSMED एक्ट 2006 के अनुसार MSME को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 2 वर्ग कौन कौन से हैं, तो एक विनिर्माण उद्यम है तथा दूसरा सेवा उद्यम है। अगर बात करें MSMED की तो इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कहा जाता है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार MSE को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला वर्ग है विनिर्माण उद्यम तथा दूसरा है सेवा उद्यम। इस प्रकार से विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेक इन इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही इसको एक करके इनके कथनों को पढ़ते हैं। इसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल ये सही है, ये सही है। इसका उद्देश्य केवल विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है और ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और भी आगे विकल्पों को देखते हैं, बहुराष्ट्रीय और घरेलू दोनों कंपनी इस योजना का अंग है, ये भी सही है।
इसका उद्देश्य भारत में पूंजी और तकनीक निवेश दोनों को आकर्षित करना है। ये भी बिल्कुल सही है और विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उदय योजना बिजली से संबंधित है। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय एवं परिचालन में जो वित्तीय और परिचालन संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनके अस्थायी समाधान के सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में उदय योजना की शुरुआत की गई थी। सो इस प्रकार से उदय योजना बिजली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क यातायात के लगभग डैश प्रतिशत का वहन करते हैं? इस प्रकार से विकल्प, इस प्रश्न के लिए विकल्प बी जो है 40% का वहन करते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, यह परियोजना 2019 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक प्रत्यायन की मान्यता कब प्राप्त हुई? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, 29 जुलाई 2021 को इसको मान्यता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्माइल योजना के तहत बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर का चयन किया गया है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पटना का चयन किया गया है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो पटना जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पहला हाई स्पीड रेल परीक्षण चलाया गया जो भारत में बिहार और नेपाल में महोतारी को जोड़ता है, निम्नलिखित में से कौन इस रेलवे लाइन मार्ग का स्टेशन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी इन रेलवे लाइन के इस मार्ग के रेलवे स्टेशन हैं। अगर बात करें इस योजना की, अगर बात करें तो ये योजना जो है भारत में बिहार के मधुबनी जिला से नेपाल के महोतारी जिला है और उसमें महोतारी में एक जगह है जिसका नाम है कुर्था। महोतारी में एक जगह है जिसका नाम कुर्था है, तो ये मधुबनी से कुर्था तक ये रेल लाइन चलाई गई है और इसके बीच की जो दूरी है वह 50 किलोमीटर की दूरी है। और मधुबनी में जयनगर से ये चलेगा, जयनगर से ये चलेगी, तो जयनगर से लेकर कुर्था तक के बीच में ये 5 स्टेशन को कवर करती है, जिसमें पहला तो हो जाएगा एक जयनगर हो जाएगा, जयनगर, दूसरा इनरवा, तीसरा बैदेही, चौथा खजूरी और पांचवा कुर्था। इसलिए विकल्प जो भी दिए गए हैं सभी विकल्प सही हैं। विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय ने दरभंगा फ्लोटिंग पावर प्लांट को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, BERC ने इस निकाय को मंजूरी दी है। और बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के अनुमोदन के साथ राज्य के भीतर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में राज्य है जो देश में किस नंबर पर आता है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 6वें नंबर पर आता है। इससे पहले 5 राज्य और भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार में पाए जाने वाले किस प्रकार के आम का 1000 किलोग्राम लंदन को निर्यात किया गया? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जर्दालू आम। और इसके साथ साथ एक और फल है जिसका नाम है शाही लीची। जर्दालू आम के साथ साथ शाही लीची का भी लंदन को निर्यात किया गया है। और बाकी के विकल्पों की बात करें तो गुलाब खास, दीघा मालदा और हिमसागर। तो गुलाब खास और दीघा मालदा जो है ये भी आम के किस्में ही हैं और आम के प्रकार हैं तथा ये बिहार राज्य में उगाए जाते हैं। वहीं पर हिमसागर ये भी आम का किस्म है, लेकिन इसे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में से उगाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जर्दालू आम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा देश में जीवन बीमा व्यवसाय या उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जीवन बीमा व्यवसाय, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, IRDA का पूर्ण रूप है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। अर्थात अगर इसकी इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इसका मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, एंटवर्प में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज खोला गया था। और ये जब खोला गया था उस समय यह
नीदरलैंड का पार्ट था। अभी ये बेल्जियम में है, बट उस समय यह नीदरलैंड का पार्ट था। और जब इसे खोला गया था, कब खोला गया था, तो ये खुला था 1631 में खुला था, ठीक है। और अगर बात करें लंदन की, तो पहले तो इसे खोला गया था, एडवर्ड को पहले खोला गया। सेकेंड नंबर पे लंदन में खुला था, और ये खुला था 1773 में। उसके बाद थर्ड नंबर पर फिलाडेल्फिया में खुला था 1790 में, 1790 में तीसरे नंबर पर फिलाडेल्फिया में खोला गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। एंटवर्प में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज खोला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में शेयर की कीमतों का शेयर की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाता है और इसलिए अपने शेयर बेच देता है और लाभ कमाता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, उसे बियर कहा जाता है। और वहीं पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाता है और इसीलिए उस समय तक अपने शेयरों को नहीं बेचता है या शेयर को बेचना बंद कर देता है, उसे बुल व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है, बियर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2021 तक भारत का कुल विदेशी ऋण कितना था? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, $570 बिलियन था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में उसकी सरकार द्वारा किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में कटौती की जाती है तो उसे कहा जाता है, उसे अवमूल्यन कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। आसान सा सवाल है। और वर्तमान में 190 या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहा जाता है, तो वर्तमान में इसमें 190 देश इसके सदस्य हैं तथा 150 देशों के कर्मचारी जो है इसमें काम करते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? 2020 में कहा गया है, ठीक है। सो 2020 में सबसे बड़ा सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो ये चीन रहा है। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे, इसमें चीन अगर फर्स्ट स्टेज पे चीन को रखें तो दूसरे स्थान पे ये रूस था, तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा है, थर्ड स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया रहा है और अमेरिका को चौथा स्थान दिया गया है, ठीक है। और टॉप 10 में इंडिया का कहीं स्थान नहीं है, टॉप 10 में भी इंडिया नहीं है। तो इस प्रकार से चीन को पहला स्थान, रूस को दूसरा स्थान, ऑस्ट्रेलिया को तीसरा स्थान और अमेरिका चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे पहले चीन था, लेकिन मतलब 2020 में कह सकते हैं चीन था, तो 2021 में अभी संयुक्त राज्य अमेरिका है। जनवरी से सितंबर के दौरान में भारत और अमेरिका के बीच में अगर देखें द्विपक्षीय व्यापार जो हुआ है वो 50% बढ़कर $28 बिलियन के करीब पहुँच गया है, $28 बिलियन का हो गया था। वहीं पर चीन के साथ यह तुलनात्मक रूप से इसकी गणना करें तो यह 46% की कुछ धीमी वृद्धि के साथ ये जो द्विपक्षीय भारत और चीन का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $25.3 बिलियन के साथ अमेरिका से नीचे रहा है। इस प्रकार से अभी जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो यूएसए है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 8 कोर उद्योग में शामिल नहीं है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल नहीं है? खाद्य और एल्युमिनियम जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी सीमेंट, इस्पात, इसके अलावा अगर 8 कोर उद्योगों में देखें तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक और बिजली इसमें शामिल नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ खाद्य और अल्मुनिया भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, वर्ष 2011-12। इससे पहले वर्ष 2004-05 था, लेकिन वर्ष 2007 में संशोधित किया गया। भारत में थोक मूल्य सूचकांक में संशोधन किया गया और आधार वर्ष को 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया। तो वर्तमान में यह है विकल्प सी है और इससे पहले 2004-05 था। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 ने भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मित्र योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने का उद्देश्य रखा गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में भारत में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम मतलब
घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उससे फिर कम, फिर उससे कम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी राजस्थान, फिर कर्नाटक और गुजरात। तो क्षमता की बात करें तो राजस्थान की जो क्षमता है वो 7,737.95 मेगावाट 95 मेगावाट के साथ पहले स्थान पे है। वहीं पर कर्नाटक की अगर क्षमता की बात करें तो 7,469.01 मेगावाट के साथ यह दूसरे नंबर पे है। और गुजरात जो है 5,708 मेगावाट के साथ ये तीसरे स्थान पे है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है विकल्प सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते ने एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इसके अनुसार विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना और बात करें हुई थी कब, तो ये 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में कोविड-19 टीकों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 35,000 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की गई है कोविड-19 टीकों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में भारत 44वें स्थान पर रहा। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए विश्व बैंक के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी वर्ष 2012 में यह किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी 131 था 2020 में। अगर 2020 में यह 131 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 131/189। इससे यह पता चलता है कि इस सर्वे में कुल 189 देश शामिल थे, जिसमें भारत को 131वां स्थान मिला था और वहीं पे नॉर्वे को इसमें पहला स्थान मिला है। नॉर्वे को पहले स्थान मिला। अगर बात करें 2019 में, तो 2019 में भारत का 129वां स्थान था और 2020 में 131वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को स्थापित होम रूल लीग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी मजहरुल हक नहीं है। हाँ, ये मजहरुल हक जी थे। मजहरुल हक नहीं, अजहरुल हक। मजहरुल हक जो यही इनकी अध्यक्षता में ही होम रूल की स्थापना हुई थी। और बाकी के विकल्पों की बात करें तो सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, विकल्प ए और सी जो है ये इसके उपाध्यक्ष थे। और वहीं पे ब्रिजनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय जो हैं इसके सचिव बने थे। ब्रिज नारायण इसके सचिव थे और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है चंद्रवंशी सहाय, इसके सचिव बने थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये जो नवाचार सूचकांक है यह INSEAD और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2020 की, तो इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पे 2021 में भारत का स्थान जो है वो 46वां है और इसमें टोटल 132 देश शामिल हुए थे और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो अगर इसको एक बार फिर से रिवाइज करें तो 2020 में भारत का स्थान 48वां था, 2021 में 46वां स्थान है, कुल देशों की संख्या 132 थी और 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा GRB 2008-26A क्या है। सो यह एक उच्च ऊर्जा विकिरण का एक शक्तिशाली विस्फोट है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें GRB 200826A की, तो ये एक खगोलीय घटना है और मेनली यह एक गामा किरण विस्फोट है जिसका पता नासा के फार्मी गामा किरण स्पेस टेलीस्कोप ने 26 अगस्त 2020 को लगाया था। ठीक है, और ये क्या है, ये एक गामा रे ब्रस्ट है। तो इसका नामकरण जो है इसी के आधार पर किया गया है। गामा से G को लिया गया है, रे से R को और ब्रस्ट से B को लेके GRB बनाया गया है। और यह घटना जो है वो 26 अगस्त 2020 को हुई थी। तो यहाँ पे 20 को यहाँ पे लिया गया है पहले और अगस्त में 08 को अगस्त का ले लिया गया है और 26 अर्थात 26 डेट को लिया गया है और ए इसको ऐसे ही रखा गया है, इसका कोई सिंबल होगा।
तो जीआरबी 26 अगस्त 2020 इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। तो जिस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, उच्च ऊर्जा विकिरण का एक शक्तिशाली विस्फोट। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2021 में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? इसका नाम है कॉर्पेट। तो कॉर्पेट जो एक सैन्य युद्धाभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच किया जाता है, और इसका पूछा जा रहा है कौन सा यह संस्करण था, तो यह इसका 36वां संस्करण था। और इसके अलावा कुछ और भी सैन्य अभ्यास हैं जो भारत और इंडोनेशिया के बीच किए जाते हैं। तो पहला है एक और अभ्यास है, सैन्य अभ्यास जो समुद्र सैन्य अभ्यास है, यह एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। उसके बाद दूसरा है गरुड़ जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में युद्धाभ्यास है, यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रकार से कॉर्पेट, समुद्र और गरुड़ ये 3 युद्धाभ्यास हैं जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आईमेसा पहल शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आईमेसा पहल की शुरुआत की है। आईमेसा अगर बात करें इस सूचना निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से विभाग की जो भी जानकारियाँ होगी, जो भी योजना होगा, उसे सोशल ऑडिट किया जाएगा। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का डैश स्थल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत का ये 40वां स्थल है, भारत का ये 40वां स्थल है, और गुजरात का ये धौलावीरा है कहाँ, तो ये गुजरात में है, और भारत का 40वां तथा गुजरात का ये 4था स्थल है। सो इस प्रकार से विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कापू समुदाय के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में व्यापक रूप से समाचारों में रहा पेगासस स्पाईवेयर किस देश का दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, ये इजराइल का स्पाईवेयर है जो कि जासूसों के लिए फोन हैकिंग में मदद करता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड अर्थात B3W किसकी पहल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, G7 की ये पहल है। और G7 अर्थात जी शिखर सम्मेलन जो 7 देश हैं उसकी ये पहल है, और जिसे हाल ही में 47वें G7 शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, G7। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा नियोजित अप्रचलन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह शब्द जो है राइट टू रिपेयर आंदोलन से संबंधित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस परियोजना या योजना का नाम जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक समाधान प्रदान करना है। सो इस विकल्प का सही आंसर है प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, स्पर्श। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह मंदिर जो है तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में स्थित है, मुलुगु जिले में। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में स्थित है। अगर बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1213 ईस्वी में हुआ था। और ये किसने कराया था? तो काकतीय साम्राज्य के एक शासक थे जिनका नाम था गणपति देवा, और उनके एक सेनापति थे जिसका नाम था रेचारल रुद्र ने इसका निर्माण करवाया था। और यह मंदिर जो है इस मंदिर की जो खासियत है वो कह सकते हैं कि यह मंदिर एक नींव पर टिकी हुई है, तथा इस मंदिर को बनाने का जो तकनीक है उस तकनीक का नाम सैंडबॉक्स तकनीक है। और यह मुख्य मंदिर जो इसके मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो लाल बलुआ पत्थर तथा काले बेसाल्ट से इसको बनाया गया है। और जो मंदिर के ऊपर गुंबद है या जिसे गोपुरम कहा जाता है उसका निर्माण हल्की ईंटों से किया गया है। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा लास्ट आइस एरिया किसका भाग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, यह आर्कटिक का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निपुण भारत
निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकता को पूरा करना है? किस आयु, तो पूछा गया है आयु वर्ग पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकता को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तहत इसे लॉन्च किया गया है। मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत जो एक मंत्रालय है जिसका नाम है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है वो आदिवासी लोगों की आय को बढ़ावा देना तथा भूमि मरुस्थलीकरण और भूमि रक्षण जैसे पर्यावरणीय चिंताओं का हल करना है। इसे राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया है, अर्थात विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, प्रमोद भगत को यह चुना गया है। और प्रमोद भगत ने वर्ष 2021 में दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर यह अवार्ड अपने लिए एक तरह से कहे तो इन्होंने अपने लिए इसे सुनिश्चित कर लिया था। सो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ये आयोजन नवंबर में हरियाणा में होना था, लेकिन कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए फिलहाल में इसे टाल दिया गया है। और ये होगा अभी हरियाणा के आयोजक इसका जो है वो हरियाणा ही होगा, लेकिन इसे अभी नहीं, अब ये फेब के मिड तक 2022 में इसे आयोजित किया जाएगा। सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, चीन की प्लेयर हैं जिनका नाम ही बिंग है। इन्होंने तो पीवी सिंधु ने इन्हें हराकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश की वावगरी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इटली की वावगरी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर बात करें इस कंपनी की, तो यह कंपनी है इटली की एक कंपनी है जो रत्न आभूषण, घड़ी और सुगंध जैसे एसेसरीज के साथ साथ चमड़े के सामान के लिए विश्व विख्यात है। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हो गया, वह किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी? तो यह डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों से निपटने हेतु विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थानीय मंच बनाया गया था? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह मंच बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पहले नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया गया था, कहाँ किया गया था? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह बैंक जो है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल में देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो विकल्प ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर ये कहाँ पे है तो केरल में, ठीक है, विकल्प ई इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने दूसरे प्रयास में डैश के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अगर बात करें भारत की, अगर टोक्यो ओलंपिक में भारत की बात करें 2021 में, तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड जो कि नीरज चोपड़ा जी को मिला है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर तथा 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिले हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन है जिसे हाल ही में भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दी गई थी? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, जॉनसन एंड जॉनसन। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना ही विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 का थीम था। अगर बात करें कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 अगस्त को
मनाया जाता है। 10 अगस्त को इसे मनाया जाता है। अगर इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यह दिवस जो है सर रुडोल्फ डीजल के नाम पर डीजल के सम्मान में मनाया जाता है। रुडोल्फ डीजल के सम्मान में मनाया जाता है क्योंकि रुडोल्फ डीजल जो है वह डीजल इंजन के आविष्कारक थे और भारत में पहला विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वो 2015 में मनाया गया था। और इसे किसके द्वारा मनाया गया था? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसे मनाया गया था। सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा डाबूस क्या है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है और इसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पेटेंट दिया गया है। तो ये एक रोबोटिक सिस्टम है जो कुछ अपनी तरफ से आर्टिफिशियल चीज़ों का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2021 में भारत में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1% नौकरियों में 1% आरक्षण दिए जाने का जो प्रावधान है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा 2 राज्य और भी हैं, जैसे एक उत्तराखंड और एक बिहार। तो उत्तराखंड में इसी तर्ज पे उत्तराखंड में वात्सल्य योजना चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बच्चों की पूरी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार उठाएगी तथा प्रतिमाह उन्हें गुजारा भत्ता के रूप में 3000 रुपया दिया जाएगा। वहीं पर बिहार राज्य सरकार द्वारा बाल सहायता योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत कोविड-19 के दौरान किसी बच्चे के माता पिता या दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं है तो उस बच्चे का जो 18 वर्ष की उम्र तक उस बच्चे का जो भी खर्चा होगा वो राज्य सरकार उठाएगी तथा वित्तीय एवं आवासीय सहायता भी करेगी और वित्तीय सहायता के तौर पे 1500 रुपये प्रति माह उस बच्चे को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है विकल्प ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कार्यक्रम जो है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग के माध्यम से नियमित मालगाड़ी का संचालन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक वाली 6ठी आकलन रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है और यूएसए 3rd स्थान पे है। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है, कहाँ पे? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, केरल में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।